चलिए जी, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो अभी न्यूज़ में चल रहा है। दैट इज द इम्प्लीकेशंस फॉर वेस्ट एशियन सिक्योरिटी आफ्टर इजराइल यूएस ईरान एग्रीमेंट। ये जो टॉपिक है हमारा सिलेबस में डायरेक्टली रिलेटेड है। इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। तो आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से अभी ये टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है, इजराइल ईरान यूएस वाला, जो कि दोबारा से हीट अप हो गया है। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि भाई इशू का एनालिसिस क्या है। तो अभी अमेरिका ने बेसिकली ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया था। इसके तहत उसने ईरान को टारगेट किया, फिर वो कुछ अचीव कर नहीं पाया। इसराइल यहाँ पर अफेक्ट होता गया। मिडल ईस्ट के अंदर जो है पूरे यूएस के बेसिस को ईरान ने टारगेट किया। और फिर इवेंचुअली जाकर अभी कंट्रीज ये जो हैं, खास करके यूएस और ईरान, इवेंचुअली इन्होंने जाकर एक एमओयू, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, वो फाइनली अभी साइन किया। अभी ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, जो इन्होंने फाइनली अभी साइन किया था कुछ हफ्ते पहले, इस अग्रीमेंट को मीडिएट किया था पाकिस्तान ने। इसका साइनिंग हुई थी अभी G7 समिट के साइड लाइन पे। और इस एमओयू में क्या हुआ था कि एक 60 डेज का एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो 60 डेज का फ्रेमवर्क था, इस फ्रेमवर्क में तीन चीज़ों के ऊपर फोकस था। तो ये जो एमओयू है, जिसमें ये 60 डे फ्रेमवर्क आया, इसमें तीन चीज़ों पे मैंने जैसे आपको बोला कि फोकस था। पहला था न्यूक्लियर इशू को लेकर, दूसरा था यहाँ पर सैंक्शन रिलीफ को लेकर, और तीसरा यहाँ पर था रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर। तो ये तीन एरियाज ऑफ डिस्कशन थे पूरे एमओयू के अंदर। ईरान का न्यूक्लियर इशू है, जो यूएस को और इसराइल को अफेक्ट करता है। ईरान को सैंक्शन रिलीफ चाहिए, जिसके लिए वो यूएस से नेगोशिएट करता है। रीजनल सिक्योरिटी में इसराइल जो है, उसको यहाँ पर काइंड ऑफ सुप्रीमेसी चाहिए। तो हर एक प्लेयर का एक अलग, अगर आप देखो तो ऑब्जेक्टिव था यहाँ पर। और ये तीन ऑब्जेक्टिव्स जो थे, इन ऑब्जेक्टिव्स के पीछे भी जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी अलग अलग थे। ईरान के न्यूक्लियर इशू को कर्ब करना अमेरिका इसराइल को लेकर। अब देखो, ये ईरान का न्यूक्लियर इशू क्या है, वो यूएस इसराइल क्यों उसको कर्ब करना चाहते हैं, ऑल दैट दीज आर लॉन्ग डिटेल्ड डिस्कशंस जो हम इस साल आईआर के कोर्स में करेंगे। बिकॉज इस साल जो आईआर होगा वो पूरा अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ऑल दीज चेंजेस दैट हैव हैपेंड, एज यू आर अवेयर। तो अभी के लिए यही याद रखना है कि न्यूक्लियर इशू में ये हुआ, सैंक्शन रिलीफ और रीजनल सिक्योरिटी। इस प्रकार से ये चीज यहाँ पर देखने को पहली बात तो मिली। अब दूसरी बात, यहाँ पर क्या हुआ कि इस अग्रीमेंट ने, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, इसने कुछ चीजें प्रोवाइड भी करी। इसने सबसे पहली चीज ये प्रोवाइड करी कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ईरान ने वेपनाइज किया था। तो यहाँ पर अब इस बार का जो आईआर का कोर्स होगा उसमें हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हाउ ज्योग्राफी बिकम्स वेपनाइज्ड, और इसके ऊपर क्वेश्चन इस साल, अगले साल, मेंस, ऐसे हर जगह आपको मिलेंगे। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अभी बोला गया कि वो रीओपन करेगा। इसके साथ साथ क्या है कि जब वो रीओपन करेगा तो यूएस क्या करेगा कि जितना उसने नेवल ब्लॉकेड लगाया है ईरान के पोर्ट्स पे, वो उनको भी रिमूव करेगा। और तीसरी चीज ये है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आईएईए, ये एजेंसी न्यूज में अभी आई है इस अग्रीमेंट को लेकर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, प्रीलिम में क्वेश्चन आएगा इसको लेके अगले साल। अब तो आईएईए क्या करेगी, एक सुपरवाइज करेगी ईरान के पूरे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को। तो जो अभी मैंने आपको तीनों ऑब्जेक्टिव्स बताए वो यहाँ पर होगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में ईरान को सैंक्शन रिलीफ दिया जाएगा। सैंक्शन रिलीफ के साथ साथ उसको इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन की मदद भी दी जाएगी। तो ये बेसिकली एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर देखने को मिली है। अब ये अग्रीमेंट से एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि जो ऑयल को चोक किया गया, जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल चोक पॉइंट को प्रेशराइज किया गया, वो अब प्रेशर जो है ईज आउट हो गया है। दूसरा, जैसा हमने देखा कि इस अग्रीमेंट में पाकिस्तान ने तो एक फ्रंटल रोल प्ले किया ही किया, लेकिन पाकिस्तान के फ्रंटल रोल के साथ साथ कतर हो गया, ओमान हो गया। ये दो कंट्रीज बैकएंड पे थी, यानी कि कतर, ओमान और पाकिस्तान, तीन लोगों ने एक बैकएंड लेवल पर इस अग्रीमेंट को नेगोशिएट कराने में भी मदद करी। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ये दो कारणों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहली चीज ये है कि अब ऑयल प्राइस जो है स्टेबलाइज होंगे, जिससे कि इकोनॉमिक प्रेशर नहीं पड़ेगा। और दूसरा है कि इंडिया ने आईएनएसटीसी करके एक प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, इस प्रोजेक्ट में काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये जो आईएनएसटीसी प्रोजेक्ट है ये होपफुली आगे जाकर एग्जीक्यूट होगा, होपफुली, प्रोवाइडेड चीजें नॉर्मल रहती हैं। तो ये पूरा एक थॉट प्रोसेस है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर जो अभी न्यूज में चल रहा है। अब कुछ अगर हम इन्फ्रेंसेस देखें तो क्या होगा। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। सॉरी, 15 अगस्त को आप लोगों के साथ ना एक वन डे वर्कशॉप रखा है मैंने। उस वर्कशॉप में मैं आपके साथ दो काम करूंगा। पहला, ये जो इन्फ्रेंसेस, कंक्लूजन्स, ये सब यूपीएससी ने इस बार प्रीलिम में पूछे हैं, ये मेथड पूरा यूनिवर्सली डेवलप कैसे करना है ये आपको सिखाऊंगा, ताकि ये मेथड को आप जो है यूनिवर्सली न्यूज़पेपर से लेकर अपने जीएस सब्जेक्ट्स में हर जगह अप्लाई कर पाओ। दूसरा, न्यूज़पेपर में लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके आपको सिखाऊंगा ही नहीं बल्कि आपसे प्रैक्टिस भी कराऊंगा उसी सेशन में। और तीसरा ये होगा कि इवेंचुअली आपके पास ये जब टेक्निक्स आ जाएंगे, इन टेक्निक्स के बाद आप प्रीलिम्स को बहुत आराम से 2027 में मैनेज कर लोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस चाहे वो जीएस के हों या करंट अफेयर के हों, आप ये थॉट प्रोसेस पूरा सीख लोगे। तो ये जो जीएस में अलाइनमेंट की आवश्यकता है, इस अलाइनमेंट को 15 अगस्त को एक वर्कशॉप के तहत पूरा फुल डे वर्कशॉप लेके हम करेंगे। अब आते हैं इन्फ्रेंसेस पे। तो ये पूरा जो इशू हमने देखा, इस पूरे इशू से क्या इन्फ्रेंस सबसे पहले निकलता है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं ये पॉइंट बोलूं कि वेस्ट एशिया में हम लोग मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर पहुंच गए, तो क्या ये कहना सही होगा।
वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। पर ये एमओयू को साइन होते हुए देख हमें क्या समझ आया? हमें ये समझ आया कि एमओयू जो है सिग्निफाई करता है कि मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की ओर हमारी एक बढ़ोतरी हुई। दूसरा, यहाँ पर ये चीज क्लियर होती है कि डिसएग्रीमेंट जो है डिप्लोमेसी से मैनेज हो सकते हैं। इस एमओयू ने क्या शो करने की कोशिश करी? इसराइल है, अमेरिका है, ईरान है, तीनों के एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट्स थे। फॉर दैट मैटर इसराइल और यूएस इवन दो एक साथ थे, उन दोनों के अंदर भी डिसएग्रीमेंट्स थे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। अमेरिका एंड करना चाहता था, इसराइल प्रोलॉन्ग करना चाहता था, अभी भी आप देख रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि डिप्लोमेसी वॉज गिवन प्राइमेसी। दिस इज द सेकंड इन्फ्रेंस। थर्ड यहाँ पर इन्फ्रेंस ये निकलता है कि जितने भी ये मेजर पावर्स हैं, यानी कि बड़ी कंट्रीज जो हैं, उनको ये चीज समझ आ गई कि कॉन्फ्रंटेशन करने से इकोनॉमिक कॉस्ट्स बढ़ते हैं। हमने ये चीज बहुत क्लियर कट ऑब्जर्व करी। पूरे डिबेट में ये इन्फ्रेंस आप निकाल पा रहे हो कि जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग यूएस, इस कॉन्फ्लिक्ट में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी एंड अदर्स, सबने ये चीज को ऑब्जर्व किया कि भाई जितना कॉन्फ्रंटेशन इस एरिया में होगा उससे इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ेगा। देखो यार, ये इन्फ्रेंसेस निकालने एक थॉट प्रोसेस का गेम है बेटा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अपने ब्रेन को ट्रेन करना चालू कर दो। जिस तरीके के क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में ना, उसमें फिर अब इस साल आप नहीं कर पाओगे, अगले साल या तो वहां पे ची ची करोगे बैठ के कि भैया ये क्या क्वेश्चन आ गए, ऐसा पेपर कौन देता है, या तो वो रोना डाल लो। और या फिर ये है कि जिस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी दे रहा है चुपचाप तैयारी करो, ताकि अगले साल उससे एक लेवल आगे रखो। और जिस तरीके के क्वेश्चन इस साल यूपीएससी ने दिए हैं, मैं पिछले 3-4 सालों से कह रहा हूँ, प्रीलिम्स में ये सब नौटंकियां जो लोग करते हैं, एलिमिनेशन कराएंगे, गेस वर्क कराएंगे, सब खत्म हो रहा है सर, सबकी दुकानें बंद हो रही हैं। प्रीलिम में अब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डीपेंड नॉलेज वाले आ रहे हैं, और उसी लेवल पे उनको फालतू लोगों को फिल्टर करना है। तो ये इन्फ्रेंसेस आपको सोच के बनाने पड़ेंगे, इसके लिए दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, स्ट्रेस डालना पड़ेगा। चौथा, यहाँ पर हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस यहाँ पर ये निकलता है कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज जो है वो आज की डेट में सेंट्रल है जियोपॉलिटिक्स में। कोई भी वर्ल्ड के अंदर जियोपॉलिटिकल इवेंट होगा, इस इवेंट ने ये प्रूव कर दिया कि अगर एनर्जी सप्लाई को चोक कर दिया जाए तो पूरी जियोपॉलिटिक्स उस एनर्जी सप्लाई के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। ये एक बहुत क्रूशल इन्फ्रेंस यहाँ पर बनता है। पांचवा इन्फ्रेंस यहाँ पर ये बनता है, सबसे इम्पोर्टेंटली, कि जो हमने बात करी कि पाकिस्तान है, ओमान है, कतर है, ये जो तीन कंट्रीज ने मीडिएशन का रोल प्ले किया, इससे सबसे बड़ा इन्फ्रेंस क्या निकलता है? अगर मैं ये पॉइंट बोलूं कि सबसे बड़ा इन्फ्रेंस ये निकलता है कि आज की डेट में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज नो लॉन्गर द मोनोपोली ऑफ मेजर पावर्स। तो ये चीज आपको समझ आई? आपने इस नजरिए से इस इशू को सोचने की कोशिश करी? नहीं करी, क्योंकि आप ये थॉट प्रोसेस अभी भी कॉन्शियसली डेवलप नहीं कर रहे हो। ईरान वाला इशू रोज न्यूज में फिर चल रहा है। इशू चलने के बाद भी जहां पर रोज चर्चा होती है कि पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, हम सिर्फ वो फैक्ट पढ़ के छोड़ देते हैं। सर, पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, बट व्हाट डज दैट इम्प्लाई? इट इम्प्लाइज वेरी इंपॉर्टेंटली कि आज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो किसी भी तरीके से सिर्फ बड़े पावर्स की अब मोनोपोली नहीं रह गई है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चीजें जब आप इस नजरिए से नहीं सोचोगे तब तक आप दिमाग में चीजों को नहीं बिठा पाओगे। छठा पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या निकलता है। वो सबसे इंपॉर्टेंटली ये निकलता है कि आज की डेट में जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट्स की, किसी भी कंट्री पे अगर इकोनॉमिक कॉस्ट इम्पोज किया जाए तो उसकी इकोनॉमी इस प्रकार से प्रेशराइज होती है कि वो कंट्री ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात करती है। फिर किसी भी कंट्री के ऊपर अगर इकोनॉमिक कॉस्ट इम्पोज किया जाए
उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर इकोनॉमिक कॉस्ट इम्पोज करने के बाद वो ऐसे लेवल पर प्रेशराइज होती है कि वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की ओर जाती है। आप यहाँ पर केस ऑफ इंडिया देख लीजिए। इंडिया ने क्या किया जब उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट उसके ऊपर इम्पोज हुई बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस। इस क्राइसिस के बाद उसकी इकोनॉमी प्रेशराइज हुई तो इंडिया ने बार बार क्या बात बोली, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करो, लेट्स ब्रिंग पीस। हमने अपनी तरफ से ये पीस की चर्चा शुरू कर दी। तो ये चीजों को इस नजरिए से देखना चालू कीजिए। अब अगर हम कुछ बात करें पॉइंट्स दैट वैलिडेट, सबसे पहला पॉइंट वैलिडेट क्या करता है सर, कि मार्केट्स जो हैं दे ऑलवेज बेसिकली रिएक्ट टू रिस्क्स। अगर मैं ये पॉइंट बोलूं तो समझ आ रहा है आपको? मार्केट्स ऑलवेज रिएक्ट टू व्हाट इज कॉल्ड एज रिस्क। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी आज की डेट में स्टॉक मार्केट्स हैं, जैसे ही वो देखती हैं कि किसी प्रकार के कोई मिसाइल्स का प्रयोग किया जा रहा है, उनमें एक प्रकार का डाउन ट्रेंड देखने को आ जाता है। मार्केट्स जो हैं वो एक प्रकार से क्रैश करने लग जाती हैं। तो मार्केट्स क्या कर रही हैं सर, दे आर रिएक्टिंग टू अ रिस्क। यानी कि आज की डेट में आप मार्केट्स और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। सॉरी। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं जी। इंडिया में स्टॉक ट्रेडिंग एक ऐसा है कि हॉबी बन रखी है, 10वीं 12वीं के जो है निब्बा निब्बी भी करने लगे हुए हैं। लेकिन सर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की अंडरस्टैंडिंग जीरो है। और यहाँ पर सिर्फ ये जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की बात नहीं है सर, यहाँ पर एक जियोपॉलिटिकल फोरसाइट भी होता है। फोरसाइट का मतलब ये होता है कि भाई अगर यहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है आज, तो इस इवेंट से एक लर्निंग आगे के लिए क्या निकल रही है, उसके बेसिस पे यहाँ पर ये गेम खेला जाता है। क्योंकि मार्केट हमेशा जो है वो एक रिस्क को लेकर रिएक्ट करेगी। कोई भी मार्केट को रिस्क देखने को मिलेगा, उसका रिएक्शन बाय डिफॉल्ट ऐसा आएगा कि वो हर हालात में एक डाउनवर्ड ट्रेंड की ओर ही जाएगी। और जैसे ही आप देखो कि मिसाइल्स आर रिप्लेस्ड बाय एमओयू, मार्केट्स में एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल जाता है। एमओयू साइन हुआ, ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए। तो ये चीज आपको समझनी है यहाँ पे। दूसरी चीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसके रीओपन होने से इंश्योरेंस प्रीमियम्स एकदम से डाउन हो गए। आज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे किसी भी प्रकार का ब्लॉकेड आए, उसका सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी शिपिंग कंपनी जो है अपनी शिप को चलाने से पहले इंश्योरेंस कराती है। और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी भी शिप का इंश्योरेंस तब तक नहीं करेगी जब तक उसको ये नहीं समझ आएगा कि ये शिप एक स्मूथ पैसेज से सेल कर रही है। अगर उसको ये लगेगा कि भाई ये स्मूथ पैसेज से सेल नहीं कर रही है, एक ऐसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास कर रही है जहां पर मिसाइल दाबे जा रहे हैं डेली, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा सर, इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाएगा ना। और जैसे ही इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ेगा, इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ता हुआ किसको देना पड़ेगा, शिपिंग कंपनी को। शिपिंग कंपनी क्या कर रही है, वो तो ऑयल लेकर आ रही है, सिर्फ खरीद के और बेचने के लिए दे रही है किसी को। ऑयल कौन यूज करेगा, कंज्यूमर। अगर शिपिंग कंपनी को इंश्योरेंस ज्यादा पे करनी पड़ेगी तो शिपिंग कंपनी ये इंश्योरेंस का कॉस्ट किससे निकालेगा, कंज्यूमर से। यानी कि एक चीज तो वैलिडेट हो गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कोई भी क्राइसिस जो है वो कंज्यूमर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ये चीज तो वैलिडेट हो गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइसिस जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को ही इम्पैक्ट करेगा। तीसरी चीज देखिए क्या वैलिडेट होती है। इस अग्रीमेंट में, एमओयू में ये बोला गया कि भाई हम रिकंस्ट्रक्शन पे फोकस करेंगे ईरान के, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईरान। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई एक चीज वैलिडेट होती है कि कोई भी जो पॉलिटिकल अग्रीमेंट्स होते हैं इस प्रकार के, इनकी वैलिडिटी जो है वो डिपेंड करती है कि किस प्रकार से इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन होगा। वरना एमओयू के अंदर ये पॉइंट लिखने की क्या आवश्यकता थी।
आप ये पॉइंट अगर अलग से भी करना चाहते तो आप कर सकते थे, लेकिन एमओयू के अंदर ये पॉइंट स्पेसिफिकली लिखना कि वी विल नाउ डू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईरान, इट इज अ प्रूफ, इट इज अ पॉइंट दैट वैलिडेट्स कि किसी भी पॉलिटिकल अग्रीमेंट में उसकी वैलिडिटी डिपेंड करती है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पे। यानी कि जब तक वो किसी कंट्री की इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं करेगी, तब तक कोई भी पॉलिटिकल अग्रीमेंट के कोई मायने नहीं है। ये पॉइंट आपको समझ आया या नहीं आया सर? ये पॉइंट बहुत क्रूशल है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट की पॉइंट की, जो वैलिडेट करता है, वो ये वैलिडेट करता है आज की डेट में कि भाई किसी भी तरीके से अगर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें, तो ये पॉइंट गलत नहीं होगा बोलना कि मैरीटाइम सिक्योरिटी हैज अज्यूम्ड स्ट्रेटेजिक वैल्यू टुडे। अज्यूम्ड स्ट्रेटेजिक वैल्यू टुडे। स्ट्रेटेजिक वर्ड का क्या मतलब होता है? लॉन्ग टर्म। यानी कि किसी भी कंट्री को मैरीटाइम सिक्योरिटी अगर आज की डेट में इंश्योर करनी है, तो उसके लिए उसको एक लॉन्ग टर्म विजन बनाना पड़ेगा। और ये लेसन किस कंट्री के लिए? इंडिया के लिए है। इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, इस अग्रीमेंट से इंडिया के लिए क्या सीख है? सबसे बड़ी सीख ये है कि आप अगर कोस्ट लाइन है आपकी, तो आपकी कोस्ट लाइन को कोई भी कंट्री वल्नरेबल कर सकती है। तो कोस्ट लाइन को सिर्फ एक कोस्ट के नजरिए से और एक ज्योग्राफी के नजरिए से मत देखिए, उसको एक स्ट्रेटेजिक एंगल से देखिए कि उसमें लॉन्ग टर्म थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कि भाई मैरीटाइम सिक्योरिटी हैज अज्यूम्ड स्ट्रेटेजिक वैल्यू टुडे, मीन्स दैट इट इज अ लेसन फॉर कंट्रीज, लेसन फॉर कंट्रीज टू अंडरस्टैंड दैट मैरीटाइम सिक्योरिटी रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म विजन कि व्हाट challenges कैन अराइज, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन अराइज एंड हाउ टू टैकल दोज प्रॉब्लम्स। आपको ये चीज समझ आई? अच्छा, अब सबसे बड़ा इसमें कॉन्ट्राडिक्शन क्या है देखो। कॉन्ट्राडिक्शन ये वाज कि ये जो एमओयू है, ये रिफ्लेक्ट करता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नॉट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। दोनों में फर्क है, और बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है सर। फर्क ये है कि भाई इस पूरे अग्रीमेंट में, एमओयू में, यहाँ पर एक टेम्पररी ट्रूस, ट्रूस यानी कि एक टेम्पररी पीस बेसिकली लाया गया। क्या यहाँ पर इस मसले को फुल्ली रिजॉल्व किया गया? आंसर इज नो। फुल्ली रिजॉल्व नहीं किया गया, इसीलिए आप देखो कि 2 वीक्स पुराना एमओयू जो है, वो आज की डेट में ब्रीच हुआ पड़ा है आज सुबह। कल मिसाइल दाग रहे थे फिर से एक दूसरे के ऊपर। यानी कि मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि द एमओयू वॉज फोकस्ड मोर ऑन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यानी कि किसी तरीके से एक टेम्पररी पीस लाओ। इट वॉज नॉट डिजाइंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि इस मसले को फुल्ली रिजॉल्व करो। तो ये जो हमने एमओयू में बात करी 60 डेज की, ये 60 डेज क्या है? ये एक टेम्पररी ट्रूस पीरियड है। इसको कहते हैं ट्रूस पीरियड। समझ में आई ये चीज, ट्रूस पीरियड? तो ये जो टेम्पररी ट्रूस पीरियड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये एमओयू में सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ही ये है सर, कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं हुआ। और ये स्टेटमेंट आएगा बेटा प्रीलिम्स में, 99% लोग गलत करेंगे, क्योंकि उनको ये दो शब्दों के बीच में अंतर ही नहीं पता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन है इस पूरे गेम का। और इस नजरिए से आई एम वेरी सर्टन कि आप लोगों में से भी किसी ने नहीं सोचा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना सर, अभी भी पूरी करंट अफेयर को आप सिर्फ एक फैक्ट कलेक्शन के नजरिए से कर रहे हो। अभी भी 2026 के प्रीलिम से कोई लर्निंग नहीं ली है किसी ने। अच्छा है, काइंड ऑफ अच्छा है, क्योंकि अगले साल फिर मास लेवल पर फेलियर्स ही मिलेंगे लोगों को, क्योंकि लोग सीखने को तैयार ही नहीं है। पर आप लोग समझो भाई, सुबह 7:30 बजे एक लाइव क्लास में बैठने का मतलब क्या है आप लोगों का? कम से कम आप लोगों में एक विजन है भाई एग्जाम पास करने के लिए, आप लोगों में डेडिकेशन है, तो बच्चे इन चीज़ों को सीखो।
मेरे मियरली ये पॉइंट्स लिख देने के बाद आप लोगों को इसको कॉपी करके किताब में लिख लेने से गेम नहीं बनेगा। My objective here to tell you all this is to create that spark in your brain. Start thinking like this. Unless you don't do that, it will be tough, बेटा। बिकॉज देखो, मैं तो करंट अफेयर के टॉपिक से रहूंगा, बाकी जीएस में आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू इन हिस्ट्री, व्हाट विल यू डू इन इकोनॉमिक्स, व्हाट विल यू डू इन साइंस? हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन ऐसे आए हैं इस साल, आप देखो। उसने एक 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 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में ऐसे टच करके छोड़ के आपको हिंट दे दिया कि देख बेटा, ये पैटर्न है अगला। और अगले 2 3 4 साल अब यूपीएससी इस थॉट प्रोसेस पे ही काम करेगा। उसने नहीं छोड़ना इस चीज को सर, क्योंकि ये चीज है, यही एक चीज है जिससे कुछ टैलेंट को वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डेवलप करो कॉन्शियसली। और ये एक ही तरीके से आएगी, सोचो। डोंट मैकेनिकली ओनली रीड, व्हाट यू रीड, थिंक। थिंकिंग। दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन देखो यहाँ पर, सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर क्या है? ईरान इस एमओयू के बाद इमर्ज किया है विद इट्स स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी इंटैक्ट। लड़ाई चालू क्यों हुई थी? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्यों लॉन्च हुआ था? एपिक फ्यूरी लॉन्च हुआ था कि ईरान की कैपेबिलिटीज जो हैं उसको हम रिड्यूस करेंगे। इसराइल क्या चाहता था? ईरान की कैपेबिलिटीज को डिसमेंटल करना। मैंने अभी आपको क्या बोला था सर? इस कॉन्फ्लिक्ट में यूएस और इसराइल चाहे एक साइड पे हों, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग थे। अमेरिका चाहता था कि भाई ईरान की कैपेबिलिटी को रिड्यूस किया जाए। इसराइल चाहता था कि ईरान की कैपेबिलिटी को डिसमेंटल किया जाए। दोनों में फर्क है। एक चाहता था कि रिड्यूस हो जाए लेकिन फिर भी कैपेबिलिटी रहे, एक चाहता था कैपेबिलिटी बचे ही ना। और निकला क्या? इन कॉन्ट्राडिक्शन, स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी इज इंटैक्ट। आज भी ईरान के पास वो क्षमता है कि वो चाहे, जो अभी कर रहा है पिछले 2 दिन से, अमेरिका के फिर से सारे बेसिस को तबाह कर दिया। कल आपने न्यूज़ पढ़ी, पेट्रियट को ही उसने ब्रीच कर दिया फिर से, अमेरिका के। तो बेटा, कल जो इवेंट न्यूज़पेपर में आया कि दे हैव ब्रीच्ड द पेट्रियट, जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है, वो एक फैक्ट है यार। वो फैक्ट पढ़ना बंद कर दो, फैक्ट से कुछ नहीं होगा। 99% जनता बैठ के बेवकूफों की तरह वो फैक्ट कॉपी कर रही है। वो बैठ के पेट्रियट के साइंस को पढ़ेगी। अब वो ऐसे नमूने हैं यहाँ मार्केट में, वो पर्चा निकालेंगे पेट्रियट के अंदर की उसका मिसाइल क्या है, वो इसको कंपेयर करेंगे थार्ड के साथ। फिर वो पेट्रियट के थार्ड के साथ इसको S-400 से कंपेयर करेंगे। अरे भैया, यूपीएससी उठ चुका है इन चीजों से। वो ये जानना चाह रहा था, ये कॉन्ट्राडिक्शन पकड़ा या नहीं पकड़ा? फर्क समझ आया आपको? सो इट्स वेरी क्लियर बॉस कि यू नो व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स विल रीड विद विद व्हाट योर थॉट प्रोसेस हैज टू बी। आपकी कॉम्पिटिटर वाली जनता अभी भी मूर्ख है, उसको उसी पैटर्न पे ही जाना है। जाने दो, अपने को क्या लेना देना। ये 10 डेज का फ्री कोर्स में जो 5 दिन पहले भी किया और जो आज छठा दिन हम कर रहे हैं और अगले 4 दिन हम करेंगे, मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि बस प्रिपरेशन में ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ले आओ। नहीं लाए, निपट जाओगे। क्योंकि इस साल करंट अफेयर मैंने पूरा ऐसे ही कराना है आपको, और आपको वर्कबुक दे दी है उसकी मैंने। सारे टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में हम करेंगे ताकि ये थिंकिंग एम्बेड हो जाए दिमाग में। यहाँ पर तीसरा कॉन्ट्राडिक्शन देखिए आप। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, अगर मैं बोलूं तो कैन नॉट ओवरकम जियोपॉलिटिकल राइवलरीज। ये पॉइंट मैं बोलूं तो समझ आ रहा है आपको? क्या है ये पॉइंट सर? कि इकोनॉमिक इंसेंटिव्स कैन नॉट ओवरकम जियोपॉलिटिकल राइवलरी। क्यों मैंने ये पॉइंट बोला? क्योंकि देखो, अमेरिका ने इकोनॉमिक इंसेंटिव प्रोवाइड किया ईरान को एमओयू के तहत। उसके बावजूद भी अमेरिका और ईरान के बीच की जो राइवलरी है वो इंटैक्ट पड़ी हुई है। क्या वो राइवलरी रिड्यूस हुई? नहीं हुई। क्या वो दोनों देशों के बीच में सस्पिशन एक दूसरे को लेकर रिड्यूस हुआ? नहीं हुआ। और ये पॉइंट मैंने क्यों बोला? क्योंकि अभी देखो, 3 दिन पहले ट्रंप ने क्या बोला? मेरे को मारने की साजिश हो रही है। ये सारे राइट विंग के नेताओं को मारने की ही साजिश होती है पूरे वर्ल्ड में।
पैटर्न उठा के देख लो। हर राइट विंग नेता को कहीं ना कहीं, उसको फट्टू को हमेशा कोई ना कोई ये प्रॉब्लम आता है। फट्टू होते हैं सारे, पूरे विश्व में देख लो आप। अभी 5 दिन पहले नेतन्याहू कह रहा है मेरे को भी मारने की कोशिश है। फिर उसके बाद वो ट्रम्प कह रहा है मेरे को भी मारने की कोशिश है। क्यों? क्योंकि भाई सस्पिशन रिड्यूस नहीं हुआ ना। इवन दो आपने एमओयू साइन कर लिया, इकोनॉमिक इंसेंटिव दे दिए, तो व्हाट इज दी यहाँ पर पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक? द इंटायर डिबेट्स कॉन्ट्रडिक्शन इज कि सर इवन इफ यू प्रोवाइड इकोनॉमिक इंसेंटिव, जियोपॉलिटिकल राइवलरी विल नेवर रिड्यूस, जियोपॉलिटिकल राइवलरीज विल नेवर गो डाउन। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। अब कंक्लूजन क्या निकलते हैं सर? सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि सर आज की डेट में ग्लोबल पॉलिटिक्स इज ड्रिवन बाय स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स। ये तो कंक्लूजन एविडेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से, और जो ईरान ने किया। और मैंने भी आपको बताया कि ईरान ने क्या किया सर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ज्योग्राफी के एलिमेंट को, मैंने आपको बोला ना सर, इस बार आईआर के कोर्स में हम इस नजरिए से चीजों को देखेंगे कि हाउ ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल पॉलिटिक्स, और ये इससे भी आएगा इस साल या अगले साल, आप देख लेना। दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि सर मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स रिक्वायर इकोनॉमिक प्लस सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। ये पॉइंट अगर मैं बोलूं तो समझ आ रहा है? एमओयू का फीचर आप देखो, एमओयू के जो पॉइंट्स अभी मैंने आपको शुरुआत में बताए, व्हाट डू द पॉइंट्स रिफ्लेक्ट? अ ब्लेंड ऑफ इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। एमओयू के जो पॉइंट्स हैं आप देखो दोबारा, ये देखो, दीज पॉइंट्स आर डायरेक्टली नॉट ओनली रिलेटेड टू इकोनॉमी सर, दे आर अ कॉम्बिनेशन। यूएस यहाँ पर नेवल ब्लॉकेड ईरान के पोर्ट्स भी रिमूव कर रहा है, दिस इज अ सिक्योरिटी फीचर। दिस इज अ सिक्योरिटी फीचर। ईरान को सैंक्शन का रिलीफ दिया जाएगा, ये इकोनॉमिक फीचर है। ये अग्रीमेंट के एमओयू के 2 पॉइंट पढ़ के अगर दिमाग में ये पॉइंट नहीं निकला आपका कंक्लूजन, तो फिर आप वही कर रहे हो कि सिर्फ अग्रीमेंट के फैक्ट्स। और अभी आप देख लेना, कोई भी मार्केट की करंट अफेयर की मैगजीन उठा के देख लो सर, उसमें ये फैक्ट्स ही लिखे हुए मिलेंगे आपको। क्योंकि वो बना रहे वही लौंडे हैं ना सर, जिन्होंने 2 मेंस देके यूपीएससी में फेल हुए हैं। तो आप चीज को समझो यहाँ पर क्यों प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अभी भी उनको वो चीज समझ नहीं आ रही है कि सर क्या हुआ। तो इस चीज को समझो सर, ये 2 पॉइंट्स देखकर अगर आपके दिमाग में वो चीज नहीं बैठी कि मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स रिक्वायर अ ब्लेंड ऑफ इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी फीचर्स, तब तक आप चीज को नहीं क्लैरिफाई कर पाओगे। तीसरा देखो यहाँ पर क्या है सर कंक्लूजन। ये कंक्लूजन अगर मैं बोलूँ तो आपको समझ आएगा सर, कि रीजनल डिप्लोमेटिक प्लेयर्स इन्फ्लुएंस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला मैंने सर? पाकिस्तान, ओमान एंड इनके केस में कतर के। कि भाई जितना बड़ा ही ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो सर, रीजनल डिप्लोमेटिक प्लेयर्स का एक इन्फ्लुएंस और दबदबा रहेगा ही रहेगा। अब आप सोच के देखो सर, ये नजरिए से आपने पाकिस्तान के पॉइंट को, जो कि इतने महीनों से रिपीट हो रहा है न्यूज में, हमने सोचा ही नहीं। हम सिर्फ फैक्ट पढ़ के छोड़ दिए। चीजें समझ आई सर? कुछ पल्ले वल्ले पड़ता भी है दिमाग में सर? ये है ऐसी खाली बिल्ली टाइम पास करते हैं? देखो बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, पर मैं पहले भी कई बार बोलता आया हूँ आप लोगों को ये चीजें। एग्जाम इज नेवर टफ, यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड व्हाट डज द एग्जाम रिक्वायर एंड डिमांड फ्रॉम यू। हम एग्जाम की डिमांड को समझते नहीं है और फिर वहां पे एग्जाम को लेके क्रिटिसाइज करते हैं। जो यूपीएससी मांग रहा है चुपचाप वो करो। मैं कितने सालों से आपको ये बात बोल रहा हूँ, कितने तरीके सालों से आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि सारा फोकस किस पे रहना चाहिए, कि जो एग्जाम आपसे डिमांड करता है उस चीज को करो। और जैसे ही वो चीज करोगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है जी? तो इस नज़रिए से करो बेटा। कल दोबारा मिलेंगे 7:30 बजे। कल एक और टॉपिक, अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, 5 टॉपिक अपन ने पहले किए थे, आज छठा टॉपिक हो गया, अभी 4 टॉपिक और होंगे।
इसके बाद संडे को मैंने आपके लिए एक टेस्ट बनाया है। ठीक है। वो टेस्ट यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ही होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, और वो सभी को टेस्ट देना है। वो ये 10 टॉपिक्स जो 10 डेज में हम पढ़ेंगे उसी के टेस्ट होंगे। ठीक है। और वो टेस्ट देना, क्योंकि जब आप वो टेस्ट दोगे तो उसके बाद आपको समझ आएगा कि क्या आपको टेस्ट में कमियां रही और कैसे रही। और वो टेस्ट एग्जैक्टली यूपीएससी के पैटर्न पे बनाया है मैंने। ठीक है। चल, कल मिलते हैं जी सुबह।